बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। शागिल के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके साथ वाली कुर्सी पर इंटेलिजेंस का चीफ राजेश विक्रम बैठा हुआ था, जबकि शागिल के साथ एक ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी खाली थी। वो एक कमरे में मौजूद थे और उनके सामने एक बड़ी मशीन मौजूद थी, जिसके दरमियान एक चौड़ी स्क्रीन थी और सफेद कोट पहने हुए दो अफराद इसके साथ बड़े मौतबाना अंदाज में खड़े थे। ये कमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक मखसूस कमरा था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और शागिल और राजेश विक्रम दोनों उठकर खड़े हो गए। आने वाले वजीर आजम थे। उनके चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी तारी थी। बैठो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खाली कुर्सी पर बैठते हुए इन दोनों से कहा और वो दोनों मौदबाना अंदाज में बैठ गए। प्राइम मिनिस्टर ने कलाई उठाकर घड़ी पर वक्त देखा। अभी 20 मिनट बाकी हैं। मिस्टर शागिल, आपने रिपोर्ट दी है कि आपने सीक्रेट सर्विस के सब अफराद का खात्मा कर दिया है। इसकी तफसील बताएं। प्राइम मिनिस्टर ने शागिल से मुखातिब होकर कहा। यस सर, मैंने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का इबरतनाक हशर किया है। ऐसा हशर कि वो सदियों तक बिलबिलाती रहेगी, शागिल ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। तमहीद का वक्त नहीं है मिस्टर शागिल, वज़ीर आज़म ने सख्त लहजे में कहा। ओह यस सर, शागिल ने चौंक कर कहा और फिर उसने तफसील से बताया कि किस तरह सीक्रेट सर्विस के अफराद रेड स्पॉट से निकल जाने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर इसके आदमियों ने उन्हें ट्रेस कर लिया और इसके बाद इसने पूरी कोठी को रॉकेटों से उड़ा दिया और इन सब की लाशों के हजारों टुकड़े मलबे में फैले हुए थे। आपने बर वक्त ट्रेस करके इनका खात्मा कर दिया, वरना हमारा सारा प्लान खत्म हो जाता। और आप जानते हैं कि इसका नतीजा आपके हक में किस कदर बुरा निकलता। वजीर आजम ने जवाब दिया। सर, दरअसल गलती तो हो गई थी, लेकिन सर ये गलती विक्रम साहब के आदमियों से हुई थी। उन्होंने इस सुपरिंटेंडेंट फयाज को वहां ले जाकर वैसे ही छोड़ दिया। वो चूंकि बेहोश था, इसलिए मेरे आदमियों को मालूम ही ना हो सका कि इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया है या नहीं, और उसी ने होश में आकर सारा खेल खेला। शागिल ने आदत के मुताबिक सारी जिम्मेदारी राजेश विक्रम पर डालते हुए कहा। मेरे आदमियों को सिर्फ इतना हुक्म दिया गया था कि फयाज को इस इमारत तक पहुंचा दिया जाए। वो उन्होंने पूरा कर दिया। राजेश विक्रम ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। आपको कैसे इल्म हुआ कि इन सबके निकलने की यही वजह है? वजीर आजम ने पूछा। सर, पूरी सूरत हाल का अगर तज्जिया किया जाए तो यही सूरत हाल सामने आती है, शागिल ने जवाब दिया। सर, वक्त हो गया है, मशीन लिंक की जाए। मशीन के पास खड़े एक आदमी ने मुदाखलत करते हुए वजीर आजम से मुखातिब होकर कहा। ओ हाँ, वजीर आजम ने चौंक कर घड़ी देखते हुए कहा और दोनों आदमी मशीन पर मसरूफ हो गए। मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ गई और बेशुमार छोटे बड़े बल्ब जलने बुझने लगे। उसके साथ ही मशीन के दरमियान नसब बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई। पहले तो इस पर आड़ी तिरछी लकीरें सी दौड़ती रही, फिर एक झमाके से इस पर एक कमरे का मंजर उभर आया। इस कमरे में हर तरफ मुख्तलिफ किस्म की मशीनें फैली हुई थीं। अलबत्ता एक बड़ी सी मशीन के सामने 4 अफराद मौजूद थे। इन्हें लिंक किया जाए सर? प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब होकर सफेद कोट वाले ने पूछा। हाँ, लिंक करो, प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा घड़ी देखते हुए कहा और सफेद कोट वाले ने जल्दी से मशीन की साइड का एक खाना खोला। इसमें से एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकालकर वो तेजी से प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ा और इसे वो आला प्राइम मिनिस्टर को पेश किया। प्राइम मिनिस्टर ने वो आला इससे ले लिया, जबकि दूसरे आदमी ने मशीन का दूसरा बटन दबाया तो स्क्रीन पर नजर आने वाली मशीन के सामने मौजूद चारों आदमी चौंक कर सीधे हो गए। हेलो, प्राइम मिनिस्टर कॉलिंग, क्या पोजीशन है? प्राइम मिनिस्टर ने आले का बटन दबाते हुए कहा। सर, पोजीशन बिल्कुल ओके है। हमने अपनी इन्वेंट्री ग्रिप को चेक कर लिया है, वो भी ओके है, एक आदमी ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुरेश कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। वो कंट्रोल रूम में है सर, उसी आदमी ने जवाब दिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और आले का बटन ऑफ कर दिया। कंट्रोल रूम कनेक्ट करो, प्राइम मिनिस्टर ने सामने खड़े सफेद कोट वालों से कहा और वो झुकाकर दोबारा मशीन पर झुक गए। स्क्रीन पर दोबारा झमाके से होने लगे और चंद लम्हों बाद एक और मंजर उभर आया। ये एक छोटे से कमरे का मंजर था जिसमें एक और मशीन नजर आ रही थी और इसकी साइड पर मोटे शीशों की ऐनक पहने सुरेश मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा आले का बटन दबाया और सुरेश चौंक पड़ा। ओह यस सर, सुरेश बोल रहा हूं सर, सुरेश ने मौदबाना लहजे में चौंक कर कहा। मिस्टर सुरेश, क्या पोजीशन है? वजीर आजम ने पूछा। सर, पोजीशन ओके है, हमारी ग्रिप बाकायदा सिग्नल वसूल कर रही है।
सही वक्त पर इसे ऑन कर दिया जाएगा, सुरेश ने जवाब दिया। हम खुद इसे ऑन होते देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यस सर, मैं समझाता हूँ। ये मेरे सामने वाली मशीन के दरमियान स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जैसे ही ग्रिप ऑन होगी, इस पर सुर्ख रंग के नुक्ते की लकीर की सूरत में चलने लगेंगे। अगर ये नुक्ते तरतीब से चलते रहे तो समझिएगा कि ग्रिप सही तौर पर काम कर रही है, और अगर ये नुक्ते तरतीब में ना चले तो इसका मतलब है कि ग्रिप काम नहीं कर रही, सुरेश ने समझाते हुए कहा। ओके, हम देख रहे हैं। सही वक्त तो तुम्हें मालूम है, उसके बावजूद मुझे फोन पर कंफर्म कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और दोबारा घड़ी देखने लगा। चंद लम्हों बाद इसके सामने पड़ी हुई मेज पर रखा टेलीफोन उठा और प्राइम मिनिस्टर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर ने सख्त लहजे में कहा। सर, पाकिस्तान से स्पेशल ट्रांसमीटर कॉल है, लिंक करूं सर? दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ओह यस, फौरन लिंक करो, प्राइम मिनिस्टर ने बेचैन से लहजे में कहा। हेलो सर, मैं लाखानी बोल रहा हूँ। सर, शुक्रान के सदर आबदोज में पहुंच गए हैं। सर, वक्त वही है। सर, यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं सर। ओवर। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसीवर रखा और जल्दी से एक बार फिर घड़ी को देखा और फिर हाथ में पकड़े हुए आले का बटन दबा दिया। यस सर, दूसरी तरफ से सुरेश की आवाज सुनाई दी। इत्तला मिल गई है, वक्त वही है, वज़ीर आज़म ने कहा। ठीक है सर, हम तैयार हैं सर, सुरेश ने जवाब दिया और वो मशीन पर झुक गया जिस पर एक रेडियम डायल डिजिटल घड़ी भी लगी हुई थी। उसकी नजरें घड़ी पर जमी हुई थी। ये घड़ी पाकिस्तान का वक्त जाहिर कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान और काफिस्तान के वक्त में आधे घंटे का फर्क था। वज़ीर आज़म हॉर्न भेंचे खामोश बैठे हुए थे। शागिल और राजेश विक्रम की भी यही हालत थी। इन सब की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी और उन्होंने अपने सांस रोक रखे थे क्योंकि वो लम्हात अब बिल्कुल करीब थे जिसके लिए उन्होंने इस कदर खौफनाक जिद्दोजहद की थी। वज़ीर आज़म की नजरें अब भी स्क्रीन पर नजर आने वाली घड़ी पर जमी हुई थी। फिर उन्होंने सुरेश का हाथ एक सुर्ख रंग के हैंडल की तरफ बढ़ते हुए देखा। सुरेश की नजरें घड़ी के तेजी से बदलते हुए हिंसों पर जैसे चिपकी हुई थी और फिर जैसे ही हिंसा बदला, सुरेश ने पलक झपकते में हैंडल प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर सुर्ख रंग के नुक्ते उभरे और फिर वो एक तरतीब से चलने लगे। इनके इस तरह तरतीब से चलने से एक लकीर सी बन गई। प्राइम मिनिस्टर समेत सब अफराद बुतों की तरह खामोश बैठे इस लकीर को देख रहे थे। तकरीबन 5 मिनट तक ये लकीर चलती रही, फिर यकलख्त बुझ गई और इसके साथ ही सुरेश ने हैंडल ऊंचा कर दिया। मुबारक हो जनाब, हमारा मिशन मुकम्मल हो गया। नकली ग्रिप बाकायदा काम करती ही रही और अब जाहिर है कि ये मुआहिदा किसी सूरत नहीं हो सकता। सुरेश की मुसरत से कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वेरी गुड, वेरी गुड, आखिरकार हम जीत ही गए। वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर ने यकलख्त उछलकर खड़े होते हुए कहा। इनका चेहरा मुसरत से खिला पड़ रहा था। शागिल और राजेश विक्रम भी उठकर खड़े हुए। इन दोनों के चेहरों पर भी बेपनाह मुसरत थी। मुबारक हो जनाब, शागिल ने कांपते हुए लहजे में कहा। थैंक यू शागिल एंड मिस्टर राजेश विक्रम, आपको भी मुबारक हो। आपने वाकई इस मिशन पर मेहनत की है, वज़ीर आज़म ने इन दोनों से बाकायदा मुसाफा करते हुए कहा। यह हमारा फर्ज था जनाब, शागिल और राजेश विक्रम सर झुकाते हुए बोले। आइए, इस खुशी के मौके पर मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। मैंने सदर साहब को भी रिपोर्ट देनी है। आइए, वज़ीर आज़म ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राजेश और शागिल मुअद्दबाना अंदाज में उसके पीछे चल पड़े। सर, इस बात की इत्तला कब मिलेगी कि पाकिस्तान और शुगरान के दरमियान दिफाई मुआहिदा नहीं हो सका? शागिल ने पूछा। आज रात इनका अहम इजलास है, सुबह हतमी तफसीलात मिल जाएंगी, लेकिन नकली ग्रिप के काम के बाद जाहिर है कि पाकिस्तान वालों की अबदोस का सारा मुजाहिरा मुकम्मल तौर पर अपसेट हो गया है। अब यह मुआहिदा किसी सूरत नहीं हो सकेगा, वज़ीर आज़म ने जवाब दिया और राजेश विक्रम और शागिल दोनों बेख्तियार मुस्कुरा उठे। शागिल का दिल बिल्लियों उछल रहा था। इस बार ना सिर्फ इनका प्लान मुकम्मल हो गया था बल्कि इससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से भी इबरतनाक इंतकाम ले लिया था। खास तौर पर इमरान की मौत के बाद तो उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका कद खुद ब खुद 4 फीट ऊंचा हो गया हो। धमाकों की खौफनाक आवाजें सुनते ही इमरान तो टेलीफोन की तरफ बढ़ा था जबकि बाकी साथी बेख्तियार बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। इमरान ने रिसीवर उठाया और जल्दी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। X2, चंदा मुबारक। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की मखसूस आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, यहाँ सूरत हाल बेहद संजीदा हो चुकी है। हमारे अबदोज में काफिस्तान वालों ने नकली इन्वेंट्री ग्रिप फिट की है और स्पेशल डेक का सब इंजीनियर जॉनसन यकीनन इनका आदमी है। इसको गिरफ्तार करा लें और फौरन ये मालूम करके मुझे बताएं
कि क्या शुक्रान वालों की तरफ से कोई मुतबादिल इन्वेंट्री ग्रिप भी हमें दी गई है या नहीं? मुझे फौरन बताएं, इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा, और साथ ही इसने फोन पर लिखे हुए नंबर भी बता दिए। ठीक है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की मखसूस लहजे में कहा गया, और राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने हॉर्न भेजते हुए रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद सीक्रेट सर्विस के मेंबर वापस आ गए, क्योंकि अब धमाकों की आवाजें बंद हो गई थी और फायरिंग की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। ओह, अगर हम वहां पर मौजूद होते तो, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने झुरझुरी देते हुए कहा। तो क्या होता? इत्मीनान से हूरों के मजमा की तरफ प्रवास कर रहे होते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और सिवाय इमरान के बाकी सब बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि इमरान इनकी अदम मौजूदगी में X2 को फोन कर चुका है। वो तो यही समझे थे कि डॉक्टर राम भरोसे का फोन होगा। यस, इमरान ने इत्मीनान से रिसीवर उठाते हुए अपनी असल आवाज में कहा। X2। दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज उभरते ही सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर्स इस तरह उछले जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार X2 की आवाज सुनी हो। हैरत से उनके जहन माउफ हो गए कि X2 को इस फोन नंबर और इनकी यहां मौजूदगी का कैसे पता चल गया। यस सर, इमरान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। दूसरी ग्रिप नहीं है इमरान, और यहाँ किसी को इल्म नहीं कि आप दोस्त में नकली ग्रिप लगाई जा चुकी है, X2 के मखसूस लहजे में कहा। ओह, फिर तो मामलात और ज्यादा सीरियस हो गए। आप ऐसा करेंगे, फौरी तौर पर आप दोस्त को काफिस्तान के शुमाली साहिल पर बैनुल अक़वामी समुद्र में वाक़े डेड जजीरे पर भिजवा दें। हम वहां पर मौजूद होंगे। इन्हें हिदायत दे दें, अब मुझे फौरी तौर पर असली ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी। रात को 12 बजे उसे वहां पहुंच जाना चाहिए। कोड X2 ही रहेगा, इमरान ने कहा। लेकिन तुम्हें मालूम है कि शुक्रान के सदर ने मुजाहिरा देखना है, इसलिए ऐसे वक्त में आप दोस्त कैसे हटाई जा सकती है, X2 ने तेज लहजे में कहा। इस मुजाहिरे के लिए तो उसे हरकत में ला रहा हूं, वरना मुजाहिरा हरकत में आ गया तो असल मामला साकित हो जाएगा। इमरान ने एक बार फिर टेढ़ी पटरी से उतर गया था। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है, मैं स्पेशल ऑर्डर जारी कर देता हूं। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब दिया गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। आपने पहले X2 से बात की थी? सफदर ने पूछा। जाहिर है अब X2 को इल्म नजूम तो नहीं आता कि वो जायचा बनाकर इस टेलीफोन का नंबर मालूम करे, इमरान ने कहा और सबने सर हिला दिए। असल ग्रिप हासिल करने के लिए तो इस लेबोरेटरी में घुसना पड़ेगा, वहां का हिफाजती निजाम तो बेहद टाइट है, कैप्टन शकील ने कहा। तुमने मुझे तफसीलात बताई हैं, इसलिए इन्हें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। मैंने इसलिए आबदोज मंगवाई है, इससे इस हिफाजती निजाम को वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन इस तरह तो आबदोज यहां पर चेक हो जाएगी, कैप्टन शकील ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं इस आबदोज को सुलेमानी टोपी पहना दूंगा, और मेरे जहन में जो प्लान है इसके मुताबिक हमें लेबोरेटरी के अंदर भी दाखिल ना होना पड़ेगा, इमरान ने कहा, और फिर वो उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो नौट्रान को साथ ही एक छोटे से कमरे में घुस गया। रात के 12 बजने में अभी चंद मिनट बाकी थे। इमरान, कैप्टन शकील और नौट्रान तीनों बैनुल अक़वामी समुद्र में मौजूद एक वीरान जजीरे पर बैठे हुए थे। इमरान ने नौट्रान से तफसीली गुफ्तगू करके सारा प्रोग्राम सेट कर लिया था, और फिर वो लोग डॉक्टर राम भरोसे की कोठी से एक एक दो करके निकले थे और नौट्रान के खुफिया अड्डे पर पहुंच गए। इमरान ने वहां से सीक्रेट सर्विस के बाकी तमाम मेंबरान की वापस पाकिस्तान खुफिया रवानगी का बंदोबस्त कर दिया था। उसने सिर्फ सुपरिंटेंडेंट फयाज और कैप्टन शकील को रोक लिया था। फैसल जान को उसे शागिल की मसरूफियात पर नजर रखने का काम सौंपा था, और सुपरिंटेंडेंट फयाज को उसी अड्डे में छोड़कर वो नौट्रान और कैप्टन शकील को हमरा लेकर एक लांच के जरिए तवील सफर करता हुआ इस जजीरे तक पहुंचा था। लांच इसने जजीरे की एक खाड़ी में छुपा दी थी। इन तीनों के जिस्मों पर गौताखोरी का लिबास था, और इमरान के हाथ में मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर भी मौजूद था। क्या इन हालात में आबदोज वाकई यहां पर आएगी? नौट्रान ने कहा। अगर आबदोज ना आई तो हालात खुद चलकर वहां पहुंच जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। और अभी इसका फिक्रा मुकम्मल हुआ ही था कि उसके हाथ में मौजूद आले से में से टाई टाई की आवाजें उभरने लगी। इसने जल्दी से इस आले का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो, X30 आले में से एक आवाज निकली। यस, इमरान बोल रहा हूं, इमरान ने जवाब दिया। कोड दूसरी तरफ से पूछा गया। X2, इमरान ने जवाब दिया। ओके, मैं कैप्टन अथर बोल रहा हूं, आप जजीरे पर मौजूद हैं? दूसरी तरफ से नरम लहजे में पूछा गया। हाँ, पहले ये बताएं कि आपको चेक तो नहीं किया गया, इमरान ने तेज लहजे में कहा। नहीं, हम लंबा चक्कर काट कर आए हैं, कैप्टन अथर ने जवाब दिया। गुड, हम तैयार हैं, इमरान ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, और उसके साथ ही आला खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद जजीरे से काफी फासले पर पानी में हलचल पैदा हुई।
और फिर आबदोज बाहर उभरती नजर आने लगी। आओ, इमरान ने कहा, और उन्होंने गौताखोरी का लिबास दुरुस्त करते हुए जजीरे से समुद्र में छलांगे लगा दी। थोड़ी देर बाद वो आबदोज के ऑपरेशन रूम में पहुंच चुके थे। कैप्टन अथर खासा वजी और शकील आदमी था। उसकी फराख पेशानी बता रही थी कि वो ज़हीन आदमी है। आप में से इमरान साहब कौन है? कैप्टन अथर ने तीनों की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो तीनों ही गौताखोरी का लिबास उतारने में मसरूफ थे। ये लिबास तो साहब लोगों का नहीं होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और कैप्टन अथर चौंक कर इमरान की तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो पहले आले की मदद से इसके साथ गुफ्तगू कर चुका था, इसलिए उसने आवाज पहचान ली थी। ओह इमरान साहब, हमें हुक्म दिया गया है कि हमने आपके अहकामात की तामील करनी है, लेकिन मिशन क्या है इसकी कोई तफसील हमें नहीं बताई गई, कैप्टन अथर ने उलझे हुए लहजे में कहा। बड़ा अरसा हो गया था मछली नहीं खाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पास आप दोस्त तो है, उसे क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। और कैप्टन अथर इस तरह इमरान को देखने लगा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई किसी सही दिमाग आदमी से ही बात कर रहा है। ये इंतहाई संजीदा मसला है, हम इंतहाई खतरनाक सिचुएशन में हैं, किसी भी लम्हे हमें चेक किया जा सकता है, और आप दोस्त ने आज ही वापस भी जाना है, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, कैप्टन अथर ने होंठ भींचते हुए कहा। संजीदा मसला है? कमाल है, आप दोस्त से मछली पकड़ना कैसे संजीदा मसला हो सकता है, और वो भी एडमी आप दोस्त से, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे एडमिरल साहब से बात करनी पड़ेगी, कैप्टन अथर ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहा, और तेजी से एक साइड पर मौजूद मशीन की तरफ बढ़ गया। कैप्टन अथर, पहले ये बताइए कि अगर असल इन्वेंट्री ग्रिप की बजाय नकली इन्वेंट्री ग्रिप लगा दी जाए तो उसे चेक करने का आपके पास क्या तरीका होगा, इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और कैप्टन अथर एक झटके से मुड़ा, उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए थे। नकली इन्वेंट्री ग्रिप, ये आप क्या कह रहे हैं? कैप्टन अथर की हालत वाकई देखने वाली थी। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो कैप्टन, सूरत हाल इंतहाई सीरियस है, इमरान का लहजा बेहद खुश्क था। अव्वल तो जनाब ऐसा मुमकिन ही नहीं है, स्पेशल डेस्क से अभी आप 2 मुकम्मल चेकिंग के बाद आई हैं और इसे ओके करार दिया गया है। रह गई इसकी चेकिंग, तो जनाब ये चेकिंग तो मखसूस एरिया में ही हो सकती है, क्योंकि इन्वेंट्री ग्रिप को स्पेशल कोड पर ही ऑन किया जा सकता है, और ये कोड सिग्नल बराह रास्त सदर मुमलिकत देते हैं। इन्वेंट्री ग्रिप के ऑन होते ही आप दोस्त के एटमी आलात हरकत में आ जाते हैं, कैप्टन अथर ने इस बार मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि इसे यहाँ चेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा अब ये सुने, हमारी साथ दोस्त में नकली इन्वेंट्री ग्रिप लगाई गई है। असल इन्वेंट्री ग्रिप काफिस्तान की नेवी इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में मौजूद है, और आप दोस्त को यहाँ बुलवाने का असल मकसद यही है कि हमने इन लेबोरेटरी से वो असल ग्रिप हासिल करके इस आप दोस्त में फिट करनी है और नकली ग्रिप उतार लेनी है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और कैप्टन अथर की हालत ऐसी थी जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये भी मजाक है सर? नकली इन्वेंट्री ग्रिप कैसे लग सकती है? कैप्टन अथर की हालत वाकई खासी खराब हो गई थी। जो मैंने कहा है कैप्टन, वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है। तुम सिर्फ इस आबदोस के कैप्टन हो, जबकि हमें पूरे मुल्क की सलामती का ख्याल रखना पड़ता है। जो कुछ हमें मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इमरान ने कदरे नरम लहजे में कहा। ओह यस सर, एडमिरल साहब ने यही बताया था। ठीक है सर, लेकिन सर नेवी इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में आबदोस का दाखिला तो नामुमकिन है। एक तो वो काफिस्तानी सरहद के अंदर है, दूसरा उसके लिए जबरदस्त हिफाजती इकदाम किए गए होंगे, और अगर हम काफिस्तानी सरहद में दाखिल हुए तो सर खासा सीरियस मसला बन जाएगा, कैप्टन अथर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। आप दोस्त में नेडर्ड मेल्शम मशीन तो है? इमरान ने चंद्रा भाई खामोश रहने के बाद पूछा। जी हाँ है, कैप्टन अथर का चेहरा एक बार फिर हवन्नको जैसा हो गया था। जाहिर है कि ये मखसूस कोड नाम था, और इमरान इस तरह ले रहा था जैसे उसकी सारी जिंदगी आबदोज में गुजरी हो। ठीक, अब गौर से सुनो, इस मशीन पर हॉट सिग्नल दिया जा सकता है, और यह हॉट सिग्नल किसी तरह भी कैच नहीं हो सकता। तुम सिर्फ इसकी आखिरी रेंज बता दो, इमरान ने कहा। सर हॉट सिग्नल की रेंज तो बहुत वसी है, कैप्टन अथर ने जवाब दिया। कैप्टन शकील, वो लेबोरेटरी यहां से कितने फासले पर और किस सिमत में है? इमरान ने साथ खड़े कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। वो यहां से तकरीबन 22 बहरी मील जुनूब की तरफ है, मेरा अंदाजा है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। अब बताओ कैप्टन, क्या हॉट सिग्नल लेबोरेटरी पर जा सकता है?
इमरान ने दोबारा कैप्टन अथर से पूछा। यस सर, ये इसके लिए मामूली सा फासला है, लेकिन सर लेबोरेटरी का मखसूस कोड होगा, वो कोड कैसे मालूम होगा? कैप्टन अथर ने कहा। वो भी मालूम हो जाएगा, आइए। वो मशीन का है? इमरान ने कहा। और कैप्टन अथर ऑपरेशन हॉल के एक कोने की तरफ बढ़ गया। इमरान इस मशीन को काफी देर तक गौर से देखता रहा। फिर वो कैप्टन शकील की तरफ मुड़ा। कैप्टन, एक कागज लेकर इस लेबोरेटरी का नजरी नक्शा बनाओ। इमरान ने कैप्टन शकील से कहा। नजरी क्या? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। नजरी से मतलब है कि बैरूनी। इसका हदूद अरबा यानी कि साहिल से कितनी दूर है? मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब वगैरह में कोई खास पॉइंट हो तो वो बताओ, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। कागज दें कैप्टन? कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कैप्टन अथर से कहा। और कैप्टन अथर ने आगे बढ़कर एक अलमारी खोली और उसमें से एक पैड निकालकर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। आपके पास नेवी का मखसूस नक्शा होगा? इमरान ने कैप्टन अथर से कहा। जी हाँ है। काफिरिस्तान का चाहिए? कैप्टन अथर ने कहा। जाहिर है, इमरान ने कहा। और कैप्टन अथर दोबारा उसी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने एक खाने से नक्शा निकाला और उसे लाकर इमरान को दे दिया। इमरान ने साइड में रखी हुई मेज पर नक्शा फैला दिया, जबकि इस दौरान कैप्टन शकील कागज पर नक्शा बनाता रहा और फिर से वो नजरी नक्शा इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान काफी देर तक गौर से नजरी नक्शे को देखता रहा। फिर वो मेज पर फैले हुए नक्शे पर झुक गया। वो काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए सर ऊपर उठाया और कैप्टन शकील के हाथ से पैड और बॉल पॉइंट लेकर उसे कागज पर तेजी से मुख्तलिफ नंबर्स लिखना शुरू कर दिए। वो इन नंबर्स को एक दूसरे से मखसूस अंदाज में जमा तफरीक करता रहा और फिर आखिर में से एक नंबर अलहदा लिखकर इसके गिर्द दायरा लगा दिया। ये लो कैप्टन अथर, यह है इस लेबोरेटरी का हॉट सिग्नल कोड। इमरान ने कागज कैप्टन अथर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है? आप सिर्फ नक्शा देखकर ये नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं? कैप्टन अथर का चेहरा बता रहा था कि उसे कतन यकीन नहीं आ रहा था। यह बड़ी मुसीबत है कि मुझे तालीम बालगा का उस्ताद बनना पड़ता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से कैप्टन अथर को समझाना शुरू किया कि हॉट सिग्नल कोड बनाने के बैनुल अक़वामी असूल क्या होते हैं और किस तरह सिमतों के मखसूस बैनुल अक़वामी नंबर्स को तरतीब देकर कोड मुरतब किया जाता है। ओह ओह, वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मेरी सारी उम्र नेवी में गुजर गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ मालूम ना था। ओह, आप क्या चीज हैं? कैप्टन अथर की आंखें वाकई हैरत से फटने के करीब हो रही थी। कहा तो है कि तालीम बालगा का उस्ताद बनना पड़ता है। तुम अब हॉट सिग्नल कोड दो और लिंकिंग माइक मुझे दे दो, इमरान ने कहा और कैप्टन अथर सर हिलाता हुआ मशीन की तरफ मुड़ गया। कैप्टन शकील और ओटरान दोनों भी इमरान को इस तरह देख रहे थे जैसे इमरान की बजाय इन्हें कोई जिनबूत नजर आ रहा हो। वो सोच रहे थे कि न जाने इमरान की खोपड़ी में अल्लाह ताला ने क्या भर दिया है कि दुनिया जहान की मालूमात इसमें ना सिर्फ जमा रहती हैं बल्कि ऐन मौके पर बरामद भी हो जाती हैं। कैप्टन अथर ने मशीन ऑन की और एक छोटा सा माइक इमरान के हाथ में दे दिया। चंद लम्हों बाद मशीन के दरमियान सुर्ख रंग का एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। मशीन को ऑपरेट कैप्टन अथर ही कर रहा था और फिर जैसे ये बल्ब मुस्तकिल जलने लगा, कैप्टन अथर का चेहरा हैरत से एक बार फिर बिगड़ गया। बल्ब के मुसलसल जलने का मतलब था कि कोड वाकई दुरुस्त था। हेलो, हॉट सिग्नल कोड 301116, इमरान ने नामानूस से लहजे में कहा। यस, हॉट सिग्नल कोड 301116 अटेंडिंग, दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ काफिरिस्तान स्पीकिंग, अपना तारुफ कराएं, इमरान ने उसी लहजे में कहा। सर, मैं मार्क बोल रहा हूँ, चीफ इंजीनियर फ्रॉम नेवी इंजीनियरिंग लेबोरेटरी सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मुअत्तबाना हो गया था। प्रेमचंद का है? इमरान ने पूछा। प्रेमचंद साहब तो जनाब नेवल हेडक्वार्टर में गए हुए हैं सर, वो कल गए हैं सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। चीफ इंजीनियर मार्क, हॉट सिग्नल एक खुसूसी मकसद से दिया जा रहा है, आप समझ गए होंगे, इमरान ने कहा। यस सर, मैं समझता हूं सर, कोई टॉप कॉन्फिडेंशियल मामला ही हो सकता है सर, मार्क ने जवाब दिया। गुड, ऐसा ही मामला है। पाकिस्तान की एटमी आबदों से हासिल की गई इन्वेंट्री ग्रिप लेबोरेटरी में मौजूद है, इमरान ने कहा। यस सर, मार्क ने जवाब दिया। ओके, आप ऐसा करें कि इसे लेकर इंतहाई खुफिया तरीके से शुमाली सरहद पर मौजूद डेड जजीरे पर पहुंचे, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। वहां एक आदमी मौजूद होगा, वो आपको कोड कहेगा हॉट सिग्नल और आपने जवाब में कहना है PM, और उसके बाद आप असल इन्वेंट्री ग्रिप उसके हवाले करके फौरन वापस लेबोरेटरी में चले जाएंगे, इमरान ने कहा। यस सर, मार्क ने जवाब दिया।
अब खुसूसी हिदायत सुन लें कि इंतहाई टॉप कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसलिए इसका जिक्र आपने किसी से भी नहीं करना, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे और आपके और सदर साहब को मालूम होगी। अगर ये बात लीक आउट हुई तो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि आपकी तरफ से लीक आउट हुई है, और ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि क्या अंजाम हो सकता है आपका। इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया था। मैं समझ गया हूं सर, बेफिक्र रहें सर, ये बात मार्क के मुंह से कभी भी बाहर नहीं आएगी सर, मार्क ने जवाब दिया। थैंक यू। इस मिशन की तकमील पर आपको खुसूसी ओहदा दिया जाएगा, ये मेरा वादा रहा। आप अब फौरन रवाना हो जाएं, इमरान ने कहा, और साथियों से कैप्टन अथर को मशीन ऑफ करने का इशारा किया। कैप्टन अथर ने मशीन ऑफ कर दी। बस जनाब कैप्टन अथर साहब, मसला हल हो गया। आपकी एटमी आबदोज को लेबोरेटरी में ना जाना पड़ा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप वाकई हैरतअंगेज सलाहियतों के मालिक हैं जनाब, कैप्टन अथर ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में कहा। कैप्टन शकील, आप वापस जजीरे पर जाएंगे और मार्क से ये इन्वेंट्री ग्रिप लेकर ही वापस यहाँ पर आएंगे। मैं असल इन्वेंट्री ग्रिप यहाँ अपने सामने फिट कराना चाहता हूँ, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ वापस इसी तरफ को चल पड़ा जहां इसका गौताखोरी का लिबास मौजूद था। इमरान साहब, अगर ये कोड दस्तयाब ना होता तो फिर, नौटान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। फिर लाजमन हमें लेबोरेटरी में घुसना पड़ता। बहरहाल मुझे यकीन था कि इस जदीद तरीन आबदोज में ये मखसूस मशीन होगी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर तलब कराया था, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। कैप्टन अथर कैप्टन शकील को साथ लेकर आउटवे की तरफ चला गया। आपने इस मार्क को मना क्यों किया है? क्या आप नहीं चाहते कि काफिस्तानी हुकाम को असल बात का पता चले? नौटरान ने कहा। हाँ, मैं जरा उन्हें शॉक डाउन करना चाहता हूँ। शागिल मुतमईन होगा कि इमरान और इसके साथी खत्म हो चुके हैं, इसलिए नकली ग्रिप का किसी को भी इल्म ना होगा और वो उसे बाकायदा ऑपरेट करेंगे और फिर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। उसके बाद मैं तोहफे के तौर पर सुपरिंटेंडेंट फयाज के हाथ नकली ग्रिप शागिल को भिजवा दूंगा, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। और नौटान में इख्तियार हंस पड़ा। वो तस्वुर में शागिल की हालत का अंदाजा कर रहा था। लेकिन नकली ग्रिप जब उतर जाएगी इमरान साहब, तो वो ऑपरेट कैसे होगी? और जब वो ऑपरेट ना होगी तो इन्हें मालूम नहीं हो जाएगा, नौटरान ने कहा। ये इन्वेंट्री ग्रिप सेल्फ ऑपरेटेड होती है, बस इसे मखसूस सिग्नल मिलना चाहिए, और काफिस्तान वाले ऐन इस वक्त सिग्नल देंगे जिस वक्त हमारे मुल्क के सदर सिग्नल देंगे। ऐसा नकली ग्रिप ऐन उसी लम्हे ऑन हो जाएगी, और अगर ये आबदोज में होती तो फिर हमारी कारकर्दगी का ऐसा मुजाहिरा शुक्रान के सदर के सामने होता कि वो दिफाई मुआहिदा तो एक तरफ, हमारे मुल्क से ही भागने की फिक्र करते। ये तो है काफिस्तान वालों का असल प्लान। लेकिन अब होगा ये कि वो यही सिग्नल समझकर सिग्नल देंगे कि आबदोज में नकली ग्रिप मौजूद है, लेकिन आबदोज में असल ग्रिप होगी जो हमारे मुल्क के सदर का सिग्नल वसूल करके ऑन होगी और सही काम करेगी। इसलिए शुक्रान के सदर मुतमईन होकर मुआहिदे पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन यहाँ काफिस्तान वाले ये समझते रहेंगे कि नकली ग्रिप ऑन होकर मुजाहिरा खराब हो गया है, इसलिए दिफाई मुआहिदा नहीं होगा। बस ये है सारा खेल, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और नौटरान ने सर हिला दिया। आपने फैसल जान को इसलिए शागिल की निगरानी पर लगाया है ताकि आप उसे खास मौके पर नकली ग्रिप भेजना चाहते थे, नौटरान ने हंसते हुए कहा। हाँ, मेरा जहां तक अंदाजा है प्राइम मिनिस्टर साहब इस मौके पर मौजूद होंगे और शागिल भी अपने कारनामे का अंजाम देखने के लिए साथ होगा। लेकिन ये लोग कहाँ होंगे, ये बात फैसल जान की रिपोर्ट से मिल जाएगी, और मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के सामने ये नकली ग्रिप शागिल के पास पहुंचे, इमरान ने लुत्फ लेने के से अंदाज में कहा। और नौटरान बे इख्तियार हंस पड़ा। लेकिन आप सुपरिंटेंडेंट फयाज के हाथों ये क्यों भेजना चाहते हैं, नौटरान ने कहा। इसलिए कि सुपरिंटेंडेंट फयाज ने वाकई इस मिशन में अहम किरदार अदा किया है, वरना शायद इस बार हमारा खात्मा बिल खैर हो जाता और काफिरस्तानी मिशन पूरा हो जाता। फिर वो सरकारी आदमी है, खुलेआम तो इस पर हाथ नहीं डाल सकते, इमरान ने कहा। और नौटरान ने इस बात में सर हिला दिया। सिर्फ एक पॉइंट और वाजे कर दें कि ये नकली ग्रिप तो ऑपरेट होते वक्त यहाँ काफिस्तान में होगी, जबकि वो यही समझेंगे कि ये पाकिस्तान में ऑन हो रही है। क्या इसे लिंक करते वक्त मशीन फासला ज़ाया ना करेगी, नौटरान ने कहा। वेरी गुड नौटरान, तुमने वाकई जहानत भरा सवाल किया है। अगर ऐसा होता तो जाहिर है मेरा ये शॉट डाउन वाला सारा प्लान ही फजूल था। ऐसी बात नहीं है, ये मशीन जिस सिग्नल पर ऑन होती है इसके लिए फासले की कोई अहमियत नहीं है। ये रेडियो वेव की तरह से के सिग्नल होते हैं, जहां भी ये ग्रिप होगी ये उसे रिसीव कर लेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और नौटरान ने मुतमईन होकर सर हिला दिया। हाँ मिस्टर शागिल और मिस्टर राजेश विक्रम, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को सुपरिंटेंडेंट फयाज और असलम रजा के बारे में क्या जवाब देंगे।
वो दोनों भी तो इस एक्शन में मारे जा चुके हैं। चाय पीते हुए वजीर आजम ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। उनका अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी इन्हें इसका ख्याल आया हो। सर, यही हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट जाहिर किया जाए, राजेश विक्रम ने कहा। लेकिन फिर वो लाशें तलब करेंगे, वजीर आजम ने मुंह बनाते हुए कहा। सर, रोड एक्सीडेंट में आग भी लग जाती है और लाशें जलकर राख भी हो जाती हैं। ऐसे ही कोई रोड एक्सीडेंट जाहिर कर दिया जाएगा। ओह, ये ठीक है। इसके लिए राजेश साहब आपने मुकम्मल प्लानिंग करनी है ताकि पाकेशिया को पूरी तरह मुतमईन किया जा सके, वजीर आजम ने राजेश विक्रम से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र रहें सर, सब ठीक हो जाएगा। हमारा असल मिशन मुकम्मल हो गया है, तो ये तो मामूली सी बातें हैं, राजेश विक्रम ने मौतबाना अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, साइड पर मौजूद टेलीफोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। यस, वजीर आजम साहब ने रिसीवर उठाते हुए बड़े बावकार लहजे में कहा। सर, पाकेशिया से सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर रहमान साहब राजेश विक्रम से फौरी तौर पर बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से पीए ने कहा। तो वजीर आजम चौंक पड़े। ये लीजिए सर रहमान का फोन है, अब आप उसे मुतमईन कर दें। वजीर आजम ने सर हिलाते हुए रिसीवर सामने बैठे हुए राजेश विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। राजेश विक्रम ने उठकर बड़े मौतबाना अंदाज में रिसीवर लिया। हेलो, राजेश विक्रम बोल रहा हूँ, राजेश विक्रम के लहजे को बावकार बनाते हुए कहा, क्योंकि वो भी काफिरिस्तान से इंटेलिजेंस का चीफ था और उस वक्त वजीर आजम साहब भी मौजूद थे। रहमान स्पीकिंग। हमारे वफद ने वापस आना था, लेकिन मुझे इत्तला मिली है कि आप इन्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे रहे। दूसरी तरफ से सर रहमान की इंतहाई बावकार आवाज सुनाई दी। ओह सर रहमान, ये बात नहीं, दरअसल बड़ा होलनाक एक्सीडेंट हो गया है। आपके वफद के दोनों आदमी इसमें हलाक हो गए हैं और ये एक्सीडेंट इस कदर होलनाक था कि दोनों की लाशें मौके पर ही जल गई हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से इसी एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने आया था। हुकूमत काफिरिस्तान ने सरकारी तौर पर इस पर बेहद रंज का इजहार किया है। राजेश विक्रम ने लहजे को कदरे रंजीदा और गुलगीर बनाते हुए जवाब दिया और सामने बैठे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इस अदाकारी पर तारीफी अंदाज में सर हिला दिया। यह एक्सीडेंट कब हुआ है? दूसरी तरफ से उसी तरह सपाट लहजे में पूछा गया। शाम के वक्त हुआ है जनाब, अब तहकीकात खत्म हुई हैं, राजेश विक्रम ने जवाब दिया। आपकी तहकीकात गलत हुई हैं। जो एक्सीडेंट हुआ होगा इसमें हलाक होने वाले कोई और लोग होंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले मेरी सुपरिंटेंडेंट फयाज से टेलीफोन पर बात हुई है। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 इसकी मार्फत जनाब वजीर आजम काफिरिस्तान को कोई खास चीज भेजना चाहते हैं। वो चीज सुपरिंटेंडेंट फयाज तक पहुंच भी चुकी है और सुपरिंटेंडेंट फयाज कुछ देर बाद वो चीज लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचाने प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाएंगे। मैंने फोन इसलिए किया है कि ताकि इस चीज की डिलीवरी के बाद आप इन्हें फौरन वापस आने की इजाजत दे दें, या उनके लिए इंतहाई जरूरी काम मौजूद है। गुड बाय, दूसरी तरफ से सर रहमान ने कहा और इसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। टेलीफोन से मुंसलिक लाउडर का बटन चूंकि वजीर आजम साहब ने ऑन कर दिया था, इसलिए कमरे में सर रहमान की वाज़ेह आवाज गूंज रही थी। क्या मतलब? क्या सर रहमान का दिमाग खराब हो गया है? ये क्या चक्कर है? वजीर आजम साहब ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा और राजेश विक्रम ने भी हैरत भरे अंदाज में आगे बढ़कर रिसीवर कैडल पर रख दिया। मेरे ख्याल में सर, वाकई अपनी वफद की हलाकत का सुनकर उनका जहन माउफ हो गया है। बूढ़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बहकी बहकी बातें की हैं। शागिल ने इस तरह सर हिलाते हुए कहा जैसे वो वज़ीर आज़म को सर रहमान के दिमाग खराब होने का मुकम्मल यकीन दिलाना चाहता हो। और फिर इससे पहले कि वज़ीर आज़म कोई जवाब देते, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। वज़ीर आज़म ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म ने बुरी तरह होंठ काटते हुए पूछा। उनके चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो बुरी तरह उलझ गए हैं। सर, पाकेशिया से सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब शागिल से फोन पर फौरी तौर पर कोई बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से पीए ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। X2, ओह अच्छा, बात कराओ, वज़ीर आज़म ने तकरीबन उछलते हुए कहा और रिसीवर शागिल की तरफ बढ़ा दिया। क्योंकि लाउडर पर आवाजें सब सुन रहे थे, इसलिए शागिल ने मकान की अंदाज में हाथ बढ़ाकर रिसीवर ले लिया। उसे हैरत की वजह से प्रोटोकॉल पर अमल करना भी याद न रहा कि वज़ीर आज़म साहब से बैठे बैठे कोई चीज नहीं ली जा सकती, इसके लिए दूसरे का उठना जरूरी होता है। हेलो, X2 स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद लाउडर से इंतहाई सर्द आवाज गूंजी। शागिल बोल रहा हूँ। शागिल की जबान न चाहने के बावजूद भी बुरी तरह लड़खड़ा गई और वज़ीर आज़म ने इस बुरी तरह होंठ भींच लिए कि जैसे वो शागिल को कच्चा चबा रहे हो। मिस्टर शागिल, मैंने एक मखसूस चीज आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भिजवाई है। चूंकि मेरा आदमी सामने ना आ सकता है, इसलिए ये चीज पाकेशिया सेंट्रल
इंटेलिजेंस की सुपरिंटेंडेंट फयाज के जरिए भिजवाई जा रही है। X2 ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। यह क्या चीज है? शागिल ने बेख्तियार होकर पूछा। उसकी तफसीलात अभी मेरा नुमाइंदा खुसूसी आपको बता देगा, आप फोन होल्ड करके रखें। दूसरी तरफ से करख्त लहजे में जवाब दिया गया और फिर चंद लम्हों बाद जैसे ही एक आवाज रिसीवर से उभरी, शागिल इस तरह उछला कि बेख्तियार कुर्सी समेत नीचे गिरते गिरते बचा। हेलो मिस्टर शागिल। ओह सॉरी मिस्टर शागिल, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। कम से कम मेरी आवाज तो अब तुम तो पहचानने लग गए होगे। हेलो, तुम खामोश क्यों मिस्टर पागल? ओह ओह वेरी सॉरी, तुम काफिरिस्तान के आला अफसर हो, इसलिए मजीद वेरी सॉरी। इमरान की जबान मीरठ की कैंची की तरह चल पड़ी थी और शागिल के साथ साथ राजेश, विक्रम और खुद वजीर आजम भी इस तरह बुत बने बैठे थे कि उनकी पलकें तक ना झपक रही थी। उन्हें अपने जिस्म के साथ साथ अपने जहन भी माउफ होते महसूस हो रहे थे। बकवास है, झूठ है, मैंने तुम्हारी लाश के टुकड़े आंखों से देखे हैं। आवाज बदलकर मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। यकलख्त शागिल ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। कौन सा टुकड़ा देखा? शागिल बेआब, इज्जत खराब, ओ सॉरी। फिर जबान फिसल गई। दूसरी तरफ से इमरान की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। पैर, तुम्हारा पैर, शागिल ने बेख्तियार जवाब दिया। अच्छा वाकई, फिर तो तुम्हें जरूर हैरत हो रही होगी। तुम्हारी हैरत बजा है, तुम्हारे यहाँ पैर से बोला जाता होगा। ओह, वो जो बुजुर्ग कहते हैं ना कि इसकी अकल घुटने में है, तो वो तुम्हारे मुतालिक ही कहते होंगे। पैर पर जबान लगी हुई हो तो अकल बेचारी तो लाजमन घुटने में ही होती है। लेकिन जनाब शागिल साहब, मेरी जबान पर पैर पर नहीं लगी हुई। मैं पाकिस्तान का फर्जंद हूँ, काफिरिस्तान की छागिल, ओह सॉरी, शागिल नहीं हूँ। वैसे एक बात बता दूं कि जिसका पैर तुमने देखा था वो तुम्हारा अपना ही आदमी था। मेरे ख्याल में ग्रीन टाउन पर रेड करने के बाद तुमने अपने आदमियों को गिनना गवारा ही ना किया होगा। तुम तो जश्न मनाने में मसरूफ हो गए होगे। वैसे सुपरिंटेंडेंट फयाज जो चीज लेकर आ रहा है, इससे आप हजरात का जश्न पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ से इमरान ने मजाका उड़ाने वाले लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? वज़ीर आज़म ने बड़े बौखलाए हुए अंदाज में कहा और वो बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़े हुए। जनाब, ये हमें चक्कर देने की कोशिश की जा रही है। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि इमरान तो मर चुका है सर, शागिल ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो खुद ज़हनी तौर पर पागलपन के करीब पहुंच चुका है। रिसीवर उसके हाथ से राजेश विक्रम ने लेकर रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक बावर्दी आदमी हाथ में एक प्लेट उठाए अंदर दाखिल हुआ। सर, ये साहब आपसे बराह रास्त मिलना चाहते हैं और फौरी। उनका कहना है कि इंतहाई फौरी और जरूरी है। आने वाले ने प्लेट बड़े मौदबाना अंदाज में वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर एक कागज रखा हुआ था। फयाज अहमद, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने कागज पर नजर दौड़ाते हुए कहा, क्या उनकी चेकिंग हो गई है? वज़ीर आज़म ने दरबान की वजह से अपने आप को संभालते हुए पूछा। यस सर, कंप्यूटर चेकिंग ने उन्हें ओके करार दे दिया है, दरबान ने जवाब दिया। ओ हाँ, ये कागज बता रहे हैं, ठीक है, इन्हें भिजवा दो। वज़ीर आज़म ने बुरी तरह होंठ भेजते हुए कहा। सर, ये मेकअप में भी तो हो सकता है, शागिल ने कहना चाहा। शट अप, कंप्यूटर चेकिंग में सबसे पहले मेकअप चेक किया जाता है, वज़ीर आज़म ने बुरी तरह शागिल को डांटते हुए कहा और शागिल बुरी तरह होंठ भेज कर रह गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सुपरिंटेंडेंट फयाज बड़े फाखिराना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसका सीना फूला हुआ था, चेहरे और आंखों में बेपनाह चमक थी। उसके जिस्म पर मुकम्मल यूनिफॉर्म थी। उसके हाथ में कागज में लिपटी हुई कोई चीज थी। मैं जनाब वज़ीर आज़म काफिरिस्तान की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने जरा सा सर को झुकाते हुए कहा। राजेश और शागिल दोनों सुपरिंटेंडेंट फयाज को इस तरह देख रहे थे जैसे इंसान किसी भूत को देख रहा हो। आदाब, तशरीफ लाइए, वज़ीर आज़म ने बड़ी मुश्किल से अपने होंठों पर सफारती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सुपरिंटेंडेंट फयाज ने आगे बढ़कर बड़े मौतबाना अंदाज में मुसाफा किया और फिर वो शागिल और राजेश विक्रम की तरफ मुड़ गया। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? आपसे तो मैं पहले ही वाकिफ हूं, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा। मुलाकात का मकसद मिस्टर फयाज, वज़ीर आज़म ने फयाज को टटोलते हुए कहा। सर, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये आपको सरकारी तौर पर भिजवाई गई है। सुपरिंटेंडेंट फयाज ने कागज में लिपटी हुई चीज वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन वज़ीर आज़म ने शागिल को इशारा किया और शागिल ने हाथ बढ़ाकर वो चीज फयाज के हाथ से ले ली और इसका कागज खोलने लगा। यह है क्या चीज? वज़ीर आज़म ने सख्त लहजे में कहा। जी, ये एटमी आबदोस की इन्वेंट्री ग्रिप है, लेकिन ये असली नहीं है, नकली है
और चूंकि इसे आपकी नेवी इंजीनियरिंग लेबोरेटरी के मिस्टर मार्क ने तैयार किया है, इसलिए ये आपको शुक्रिया के साथ वापस भेजी गई है। सुपरिंटेंडेंट फयाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस बार वज़ीर आज़म अपने जहन पर कंट्रोल ना रख सके। आप गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब। मेरा फर्ज अदा हो गया, अब मुझे इजाजत दीजिए, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने सख्त लहजे में कहा और बगैर मुसाफा किए या सलाम किए तेजी से मुड़ा और तेज से कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। शागिल इन्वेंट्री ग्रिप से कागज हटा चुका था और अब उसे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे उसके हाथ में कोई जहरीला सांप हो, लेकिन वो उसे पकड़े रखने पर मजबूर हो। वज़ीर आज़म समेत वो तीनों बुत बने खड़े शागिल के हाथ में पकड़ी हुई इन्वेंट्री ग्रिप को यकटक देख रहे थे। इसका मतलब है कि शिकस्त, हमारा प्लान खत्म हो गया। ओह, ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? ये कैसे हुआ? क्यों कर हुआ? तुमने तो कहा था कि सब खत्म हो गए हैं। लेकिन ये सुपरिंटेंडेंट फयाज, ये इमरान का फोन, ये इन्वेंट्री ग्रिप, ये क्या है? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। अहमक, उल्लू, नॉनसेंस। वज़ीर आज़म का चेहरा गुस्से से मस्क हो गया था और आंखें फटने के करीब हो गई थी और दूसरे लम्हे शागिल का यकलख्त लहराया और धड़ाम से गिरकर पहले कुर्सी से टकराया और फिर फर्श पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। इन्वेंट्री ग्रिप इसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गई थी। राजेश विक्रम ने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की। मैं इसे मअतल करता हूं, फौरी तौर पर मअतल करता हूं। ये अहमक है। ये सीक्रेट सर्विस का चीफ तो क्या, चमार खाने का भंगी बनने के भी काबिल नहीं है। वज़ीर आज़म ने हलक के बल चीखते हुए कहा और फिर तेजी से वो टेलीफोन की तरफ झपटे, लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर उठाते टेलीफोन की घंटी एक बार फिर मुतरन्नम आवाज में बज उठी। यस, वज़ीर आज़म ने रिसीवर उठाकर फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जनाब, सदर मुमलिकत आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से पीए ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। ओह, बात कराओ। वज़ीर आज़म ने सदर का नाम सुनकर बुरी तरह होंठ भेजते हुए कहा। हेलो। दूसरी लम्हे रिसीवर से सदर मुमलिकत की आवाज सुनाई दी। यस सर, वज़ीर आज़म ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को कंट्रोल में करते हुए कहा। आपने तो मुझे फोन किया था कि आपका प्लान किया हुआ मिशन कामयाब हो गया है और अब पाकिस्तान और शुगरान के दरमियान दिफाई मुआहिदा नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रस्मी इत्तला दी गई है कि सदर शुगरान चूंकि पाकिस्तान को मिलने वाली एटमी आबदोज के मुआयने के दौरान पाकिस्तान के माहिरीन की सलाहियतों से बेहद मुतासिर हुए हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं और इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को जदीद और आला तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐसे हथियार दिए जाएंगे जो शायद सुपर पावर्स के पास भी ना हो। यह सब क्या है? वो आपका प्लान? सदर मुमलिकत ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आई एम वेरी सॉरी सर, प्लान फेल हो गया है और ये सब कुछ सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल की वजह से हुआ है, वज़ीर आज़म ने होंठ भेजते हुए कहा। लेकिन आपने तो बताया था कि इस प्लान को मुकम्मल तौर पर आपने खुद सुपरवाइज किया है और मिस्टर शागिल आपकी हिदायत के तहत काम कर रहे हैं, सदर मुमलिकत ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहा। यस सर, मैंने दुरुस्त बताया था, लेकिन प्लान फिर भी फेल हो गया है। ना सिर्फ फेल हो गया है बल्कि बुरी तरह फेल हो गया है। ठीक है सर, मैं सारी जिम्मेदारी अपने आप पर लेता हूँ। वैसे मैंने शागिल को मअतल कर दिया है, वज़ीर आज़म ने होंठ काटते हुए कहा। ठीक है, आप इस सारी शिकस्त के बारे में तफसीली तहकीकात कराएं और मुझे रिपोर्ट भेजें। इसके बाद इसे डिस्कस कर लिया जाएगा। मैंने आपको जाती तौर पर पहले ही मना किया था कि आप ऐसा पेचीदा प्लान ना बनाएं, बल्कि कोई सीधा साधा प्लान बनाएं, क्योंकि मुझे मालूम था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में हमारी सीक्रेट सर्विस की सलाहियतें बेहद मामूली हैं। लेकिन आपने कहा था कि आप चूंकि इसे खुद सुपरवाइज करेंगे, इसलिए नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ से काफिरिस्तान के सदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। वाकई मुझसे हिमाकत हो गई। मैंने इसे भी सियासी दावपेच समझ लिया था, लेकिन ये तो सीक्रेट सर्विसेज की जंग थी। काश काफिरिस्तान के पास भी पाकिस्तान जैसी सीक्रेट सर्विस होती, या कम से कम X2 ही काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ होता, वज़ीर आज़म ने डूबते हुए लहजे में बड़बड़ाकर कहा और इस तरह कुर्सी पर ढेर हो गए जैसे कोई जवारी अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी तक हार चुका हो। सर, क्या हुक्म है? राजेश ने डरते डरते पूछा। जाओ, इसे भी ले जाओ। मैं इसकी मअतली के ऑर्डर वापस लेता हूं। ठीक है, मैंने सुपरवाइज किया था तो नतीजा भी मुझे भुगतना चाहिए, वज़ीर आज़म ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया और इनके चेहरे पर मायूसी के बादल गहरे होते चले गए। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने इख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा।
इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।